प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में उत्कर्ष क्लास के कुमार गौरव सर के द्वारा जो 7 फेरों की सीरीज़ का जो क्लास नोट्स है यानी हैंड रिटेन नोट्स है उसके माध्यम से रिवीजन क्लास के तौर पर हम पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी देंगे जो इसमें नहीं दिया गया है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको भी ध्यान रखना है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है और उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। इस तरह से कह सकते हैं ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में। और इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में और सबसे उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता, यानी कि निर्वात में ध्वनि की गति बिल्कुल ही नहीं होता है। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। यानी कि ध्वनि का जस्ट विपरीत काम करता है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग था और उसी तरह से प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का मापन जो होता है वो डेसिबल में होता है, यानी ध्वनि को मापते हैं किस में है, तो डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। अगर इसके अलावा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इकाई और उसके मात्रक, जिसमें से आता है सबसे पहले दाब। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, पास्कल होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो वो एसआई मात्रक जो होगा वो पारसेक होता है। और सबसे ध्यान रखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो प्रकाश वर्ष होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, तो प्रकाश वर्ष होगा। इसको ध्यान रखना है हम लोगों को। ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई क्या, प्रकाश वर्ष। और ओजोन परत की सांद्रता जो हम लोग मापते हैं वो मापते हैं डॉब्सन से। ओजोन परत की सांद्रता मापते हैं डॉब्सन से। बल जो है न्यूटन का एसआई मात्रक होता है बल। उसी तरह जूल जो होता है ये कार्य का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और लंबी दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होता है। अब है भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक, जिसमें कि लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वो है मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडला। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। वैसे दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, साथ ही साथ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। अब है कुछ संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन है यहाँ पर दिया है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ क्या था, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया था। मौलिक अधिकार से निकालकर इसको विधिक अधिकार में रखा था। मौलिक अधिकार से निकालकर किस में रखा, विधिक अधिकार। और विधिक अधिकार में अनुच्छेद 301 के अंदर में इसको रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। और ये किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक अधिकार है। आरंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था, 7 था। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना हो गया है, 6 हो गया। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया है। और कब हटाया, तो वही 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रखा और अनुच्छेद 301 के अंदर में। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और प्रावधान जो है यानी मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। इसी तरह से है संविधान संशोधन 102। 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग
अनुच्छेद 338 बी को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंदर इसको रखा गया? तो अनुच्छेद 338 बी के अंदर इसको जोड़ा गया है। उसी तरह से 104वां संविधान संशोधन 2020 में जो हुआ था, 104वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 2020 में होता है। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया, यानी 10 वर्षों का आरक्षण को बढ़ाया गया। लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का जो प्रावधान था उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और कब तक इसके लिए निश्चित कर दिया गया? 2030 तक इसको निश्चित कर दिया गया। अब है कुछ वन्य जीव, जिसमें से क्या आता है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। इसी का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसको भी ध्यान रखिएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है, यानी एलिफेंट्स मैक्सिमई। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और साथ ही साथ 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम लोग बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 अगस्त को मनाया जाता है, साथ ही साथ हम लोगों को याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 अगस्त को मनाया जाता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। और ये अधिनियम है 2009 का, जो कि 5 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और एक प्रश्न आएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन ये किस वर्ष घोषित हुआ है? तो 2010 में ये घोषित हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष मनाया गया? 2073 में। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष जो घोषित किया 1973 में जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष घोषित किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में चलाया गया था। अब है विधान परिषद वाले कुछ राज्य। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। और ये कौन कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक भी है कि तू भी मजा कर, इसके माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं विधान परिषद वाला राज्य। विधान परिषद वाला राज्य जो होते हैं वो द्विसदनीय राज्य होते हैं। द्विसदनीय जो राज्य होते हैं वो विधान परिषद, द्विसदनीय मतलब होता है उस राज्य के अंदर में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। तो ऐसे भारत में 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन है? तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप लोग, बिहार है और बिहार का ही पड़ोसी है यूपी, तो बिहार यूपी हो गया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो पड़ोसी है तेलंगाना। उसी तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक का जो पड़ोसी है वो है महाराष्ट्र। तो ये जो 6 राज्य हैं, 6 राज्य द्विसदनीय राज्य हैं, यानी कि यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। अब है प्रमुख मकबरे। प्रमुख मकबरे में आता है महाराष्ट्र का औरंगाबाद में बीबी का जो मकबरा है, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और इस बीबी के मकबरे को कहा जाता है ताजमहल का भद्दी नकल, या द्वितीय ताजमहल के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल। द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है किसको? बीबी का मकबरा को, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था और औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। उसी तरह से है हुमायूं का मकबरा, जो कि 4 बाग शैली में निर्मित है, दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूर्व का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो वह है हुमायूं का मकबरा को। और हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो 4 बाग शैली में निर्मित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में
स्थित है। आगे है रानी का बाब। रानी का बाब कहाँ पर है? तो ये गुजरात के पाटन में स्थित है, जिनको कि सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो सीधा प्रश्न आप लोगों को आएगा कि रानी का बाब कहाँ पर है? गुजरात के पाटन में। और इसका निर्माण किसने करवाया? सोलंकी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। आगे है ये जो रानी का बाब है, इस रानी का बाब का चित्र भारतीय 100 रुपये का जो नोट है, इस नोट के पीछे में इसका चित्र बनाया गया है। यानी भारत का जो रुपया 100 रुपये का नोट है, इस नोट के पीछे में रानी का बाब का चित्र बना हुआ है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस रानी के बाब को 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में रानी की बाब को किस वर्ष शामिल किया? तो 2014 में इसको शामिल किया है। आगे है बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल, जो कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से बढ़िया प्रश्न बनेगा कि पंचमहल का किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है अथावास्का झील। अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि अथावास्का का झील कहाँ पर है, किस देश में? कनाडा में है। और इसी झील के किनारे यूरेनियम का विशाल भंडार भी है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा बनाती है। यानी 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अब है टैक्स यानी कर। टैक्स जो है उसी में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी वस्तु व सेवा कर होता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु व सेवा कर। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जीएसटी एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर, यानी किस सूची का ये विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को, यानी कि वस्तु व सेवा कर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू हुआ था। और भारत में इस कर को यानी जीएसटी को विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लाया गया। तो यहाँ भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया? तो वो है विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है असम। अगर हम लोग बात कर ले विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो वो फ्रांस में लागू हुआ था, और वो किस वर्ष? तो 1954 में। आगे है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के जो वित्त मंत्री होंगे वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया? तो ध्यान रखना है हम लोगों को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद और राज्यों के विधानसभा दोनों की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर में जीएसटी को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 279A में जीएसटी को जोड़ा गया, यानी जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। अब है कुछ प्रमुख देश और उनकी मुद्रा यानी करेंसी। सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। और वैसे बात कर ले बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और इस बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान की बात करें तो अमार सोनार बांग्लो है। अमार सोनार बांग्लो, इसको भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या? अमार सोनार बांग्लो। और इस अमार सोनार बांग्लो के लेखक कौन है? तो वो भी ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ में बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है, अमार सोनार बांग्लो को। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्वतंत्र हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये ढाका में। यहाँ की करेंसी है टाका। उसी तरह है फिलीपींस। फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है पीसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पीसो है, जबकि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगर हम लोग बात कर लें मनीला, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। उसी तरह से जापान, जापान की करेंसी है येन और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है और यहाँ की करेंसी है येन। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो करेंसी है यानी मुद्रा है वो क्यात है और म्यांमार की राजधानी नापीता। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापीता है और यहाँ की करेंसी क्या है? तो वो है क्यात। अब है वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो करेंसी है वो है बोलीवर और यहाँ का राजधानी है काराकास, यानी काराकास वेनेजुएला की राजधानी है और बोलीवर यहाँ की करेंसी है। ईरान, ईरान की राजधानी जो है, ईरान की राजधानी तेहरान है, इसको भी याद रखिएगा तेहरान, और ईरान की करेंसी है टोमान। चीन, चीन की करेंसी है युआन और चीन की नई करेंसी है रेमनबी और चीन की राजधानी बीजिंग है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन और नई करेंसी है रेमनबी। ब्राज़ील, ब्राज़ील की जो करेंसी है वो है रियाल और ब्राज़ील की राजधानी है वो है ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। रूस की बात करें तो रूस का करेंसी है रूबल और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को में है और यहाँ की करेंसी है रूबल। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी, भारत का करेंसी है रुपया और भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड और साउथ अफ्रीका की राजधानी, तीन राजधानी है, विधायी राजधानी अलग है, प्रशासनिक राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी जो है वह है केप टाउन में, वो केप टाउन में यहाँ की विधायी राजधानी, और प्रिटोरिया जो है यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है और ब्लोम फोंटेन जो है यहाँ की न्यायिक राजधानी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका की तीन राजधानी है, विधायी राजधानी केप टाउन, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया और न्यायिक राजधानी ब्लोम फोंटेन है। आगे बात करते कुछ उपनाम है और उस देश का नाम है, जिसमें से आता है सबसे पहले सुकुमारों का देश या सूर्योदय के देश किसको कहा जाता है? तो वो जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमियों का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश कौन किस देश को कहते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया को, साथ ही साथ प्यासी भूमियों का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। नहरों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं और झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को और कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, वो कहते हैं भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? तो वे भूटान को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का भूमि किस देश को? थाईलैंड को। पेगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को और मोती का द्वीप यानी मोतियों का द्वीप कहते हैं बहरीन को। अब है कुछ प्रमुख महोत्सव और उनसे संबंधित राज्य, जिसमें सबसे पहले आता है हॉर्नबिल महोत्सव, यानी हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। रज पर्व जो है वो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। आगे है चाप चारकूट महोत्सव, चाप चारकूट महोत्सव जो है ये मिजोरम राज्य के अंदर मनाया जाता है। मरु महोत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव जो है ये ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला ये असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला जो मनाया जाता है असम में, असम का जो कामाख्या जी मंदिर है यहीं पर ये मनाया जाता है अम्बुबाची का मेला। मकर विलक्कू त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्यौहार। काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना से संबंधित प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न मिलेगा। तेलंगाना की बात करें, सबसे पहले तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया तेलंगाना को। कब? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। वैसे अगर हम लोग बात कर लें भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर उस समय शामिल था राज्य में, जबकि जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य का दर्जा, साथ ही राज्य नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी है। जम्मू कश्मीर को 2 भाग कर दिया गया, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। और ये कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। तो इस तरह से 29 राज्य से कम होकर के 28 राज्य बचा है भारत में और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है।
तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 119 है। उसी तरह से तेलंगाना में 17 लोकसभा व 7 राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभाओं की संख्या 119, लोकसभा की संख्या 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 7 है। और तेलंगाना जो है द्विसदनीय है, द्विसदनीय राज्य है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान वो टाइगर रिजर्व जो प्रमुख रूप से हैं वो यहाँ पर दिया गया है। उस क्रम में सबसे पहला है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। उसी तरह कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये भी तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर, जिसको कि हम लोग श्री सेलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है, ये सारा राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। हुसैन सागर झील, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पहले ये हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो ये हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य के अंदर आया है। तो इसको याद रखिएगा, हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। अब है निम्न देशों की सांसद, यानी कुछ देश है और उस देश के सांसद का नाम। तो सबसे पहले है नेपाल, नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। उसी तरह अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय पंचायत। जापान के संसद का नाम है डाइट। इजराइल के संसद का नाम है नीसेट। स्पेन के संसद का नाम है कोर्टेज। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडोम। पाकिस्तान के संसद का नाम है मजलिस ए शोरा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जानते हैं, तो वह है मजलिस ए शोरा। चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। मालदीव के संसद का नाम है मजलिस। अब है कुछ प्रमुख पुरस्कार। इस पुरस्कार में सबसे पहला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो प्रत्येक वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, वो मनीला से, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं, तो वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे, जिन्होंने कि 1958 में ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो है विनोबा भावे। कब, 1958 में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला में है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र भी स्थित है। अभी हम लोग पीछे देखे थे, मनीला में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। अब है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये किनके नाम से दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने कि डायनामाइट का खोज किया था, इसी वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और इन्हीं के नाम से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। उन्होंने एक वसीयत लिखा था और उस वसीयत में इन्होंने लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद हमारे जितनी भी ज़मीन जायदाद है वो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ पर दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब है लॉस एंजिल्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ से ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। और प्रत्येक वर्ष ये कहाँ से दिया जाता है, लॉस एंजिल्स से, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। अब है 2011 का जनगणना से महत्वपूर्ण फैक्ट। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 का जनगणना जनसंख्या के जनगणना आयुक्त कौन थे, वो चंद्रमौली थे। यानी सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जनगणना ये संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। जबकि जनसंख्या जो है जनसंख्या
ये समवर्ती सूची का विषय, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था और ये लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना करवाया गया था, लॉर्ड मेयो। जबकि नियमित जनगणना जो हुआ वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन ने इसको करवाया था। 2011 में जो जनगणना हुआ था, इस जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, तो वो है परगणक शिक्षिका। भारत में लिंगानुपात का प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। जनगणना भारत में लिंगानुपात किस आधार पर, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही होता है लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो है केरल, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है और दूसरे स्थान पे सिक्किम है और तीसरे स्थान पे पंजाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल है जिसका लिंगानुपात 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, वो 1084 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो कौन सा हो गया, वो है केरल, यानी एकमात्र राज्य जहाँ पर पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या अधिक है वो है केरल। जबकि सबसे कम की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य वो कौन सा है, तो हरियाणा है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो पौंडीचेरी में, जहां पर महिलाओं की संख्या 1038 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1038 है। आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में निर्मित है, निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाया गया जिसको कि हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, गुजरात के केवड़िया ज़िले में, केवड़िया जिला में। और इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। यानी इसका उद्घाटन जो किया गया, उद्घाटन 143वीं इनकी जयंती था, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस मूर्ति यानी अहमदाबाद में गुजरात के साधु बेट द्वीप यानी नर्मदा नदी के द्वीप के बढ़िया स्थान पर स्थित है। आगे कॉफ़ी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कॉफ़ी से इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, यानी विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। इसीलिए ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान है उसको फेजेंडा के नाम से भी जानते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से जानते हैं, फेजेंडा। देखिए इसमें दिया गया होगा, ब्राज़ील में स्थित सेंट्रो कोट्स बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। साथ ही साथ ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा, जो कि अभी हम लोग पढ़े, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास के मैदान को सेल्वास कहा जाता है। ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, ब्राज़ील में अमेजन नदी के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, वो है सेल्वास। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें सबसे पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, पर्यावरण से संबंधित है और इसी सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण मुद्दे पर निर्णय लिया गया था। रियो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था और यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन था जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो कि 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी लाने के लक्ष्य में रखा गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस की गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। कब, कहाँ पर, तो जापान के टोक्यो शहर में। आगे है नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन जो कि 2010 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान के नागिया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुआ। इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में हस्ताक्षर किए थे। अब है कुछ प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय। तो सबसे पहला आता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग जो कि नीदरलैंड के अंदर है। विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यानी अमेरिका की राजधानी में है विश्व बैंक। और विश्व बैंक के साथ साथ में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यूरोपीय यूनियन जिसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो, इसका भी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वैसे अगर बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है यानी विश्व श्रम दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं मजदूर दिवस।